Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you mechanism of nucleophilic substitution reactions. ये रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक नेगेटिव चार्ज वाला या कि फिर एलपी हो ऐसा कोई स्पीसीज अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है हैलोएल्केन्स एंड हैलोवेरेंस। और ये मैकेनिज्म जो है तो क्लिनिकली मेडिकल फील्ड में भी इम्पोर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 का मतलब क्या हुआ, SN2 का मतलब क्या हुआ, ये सारी बातें हमने सीखी। अभी इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सीख रहे थे SN2 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन रेट। तो अभी हमें सीखना है, हमने SN2 के बारे में इतना सीखा कि मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करता है, पेंटावैलेंट कार्बन बनता है, ये सब चीज़ें। तो अब देखना ये है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो SN2 की एक रिक्वायरमेंट ये है कि एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करें। अब अगर क्राउडिंग होगा इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करेगा? याद है कुछ हमने डिस्कस किया था, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा क्योंकि इधर नेगेटिव है, अटैक हमेशा यहाँ से होगा, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ जाए, अगर इस एरिया में अगर इस तरफ क्राउडिंग बढ़ जाए तो क्या होगा? अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरफ क्राउडिंग ना हो, नो क्राउडिंग। अगर हो गया तो इसके अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए अब सीखते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, मिथाइल की बात करें तो मिथाइल में यहाँ पे केवल H है, यहाँ पे केवल H है, तो इसका अटैक करना इजी रहेगा। इथाइल में देखें, इथाइल में यहाँ पे CH3 हो गया एक बड़ा ग्रुप और 2 H है, तो एक बड़ा ग्रुप आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में देखें जो कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या है? 2 बड़े ग्रुप्स आ गए, 2 CH3 आ गए, और टफ हो जाएगा। और अगर टर्सरी में देखें तो टर्सरी में 3 बड़े अल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और इधर से तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा ही नहीं क्योंकि इधर तो लाइक चार्ज आ गया, तो यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि सबसे इसमें मतलब SN2 में सबसे मेन मुद्दा होता है क्राउडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, प्राइमरी सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा सेकेंडरी, और सबसे स्लो जो होगा वो टर्सरी में होगा। और मोस्ट आप कह लें तो टर्सरी में तो ये रिएक्शन लगभग होता ही नहीं है। तो रेट को कंपेयर किया हुआ है कि अगर 30 रेट है मिथाइल का तो इथाइल का 1 है, और उसके कंपैरिजन में 0.02 है आइसोप्रोपाइल का, और टर्सरी का तो उसके कंपैरिजन में 0 है। तो रिलेटिव रेट हमने लिया है जिसमें कि मिथाइल को 30 माना है रेट में। तो ये बात नोट रहेगी कि क्राउडिंग रेट फॉर SN2
rate proportional 1 upon crowding. On carbon bonded to X. तो SN2 में एक फीचर अभी बाकी रहा, एक बहुत अच्छा फीचर जिसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। तो SN2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वॉल्डेन इन्वर्जन। तो अभी जो ये रिएक्शन SN2 का हो रहा है, इसमें एक बात तो इंटरेस्टिंग और ज़ोरदार वो ये है कि पहले तो अब देखिए SN2 की एक ख़ास बात देख लीजिए। वो ख़ास बात ये है कि पहले ग्रुप जो था वो SN2 के पहले वो Cl वो किस तरफ था, वो था RHS में। SN2 होने के बाद जो उसको रिप्लेस करके आया है वो कहाँ पे है, LHS पे। मतलब इसका साइड उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, तो जो SN2 में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के बाद पहले जो ग्रुप राइट में था अब वो लेफ्ट में हो जाएगा, पहले जो लेफ्ट में था वो राइट में हो जाएगा, तो ऊपर था अभी नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन को एक बार फिर से यहाँ पे दिखा रहा है। इधर Cl है, किधर Cl है RHS में, और यहाँ पे Cl को रिप्लेस करके ये वाला जो ग्रुप आया है OH ग्रुप, ये किधर है, LHS है। बस वही चीज़ ये भी है, इसको भी बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। देखो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है इसके लिए कि आप समझ पाओ कि हाँ भाई ये सर किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्डेन इन्वर्जन। चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। अब एक छाता बनाएंगे हम यहाँ पे, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला बना के देखते हैं। तो एक अच्छा सा मस्त वाला अम्ब्रेला बनाते हैं। तो ये हो गया अम्ब्रेला का Cl, ये हो गया कार्बन, और ये हो गया H। देखो ये टेट्राहेड्रल है, देखो अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम अम्ब्रेला यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, और अभी प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो अब इधर से जब OH नेगेटिव जा रहा है इस पर अटैक करने के लिए, तो अटैक करने के बाद क्या बन जाता है, चलो OH नेगेटिव को रेड कर देते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। चलो तो OH नेगेटिव को रेड कर दिया, OH नेगेटिव इधर से रेड किया। यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, यहाँ पे हमारी अम्ब्रेला की ग्रिप है, ऐसे पकड़ रहे हैं। अब जब अटैक होगा इधर, तब क्या हो जाएगा, इधर हो गया OH, इससे बॉन्डेड है कार्बन, अब H इधर आ गया। अब देखो ऐसा हो रहा है, अब यहाँ से ग्रिप करेंगे अम्ब्रेला को। ठीक है, तो देखो जो इस तरफ था, जो लेफ्ट साइड जा रहा था, अब वो H एटम राइट साइड जा रहा है। जो Cl एटम राइट साइड में था उसको रिप्लेस करने वाला अभी लेफ्ट साइड में आ गया है, तो उल्टा हो गया। बरसात में कैसा होता है, छाता बहुत तेज़ हवा चलती है बरसात में, छाता उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ग्रिप से उल्टा अब चला जाता है छाता। देखो ग्रिप से उल्टा चला गया छाता। ठीक है, तो ये इसको ऐसा कहते हैं कि इट सीम्स लाइक अम्ब्रेला टर्न अपसाइड डाउन। वॉल्डेन इन्वर्जन में इट सीम्स
It seems like umbrella turned upside down when caught in a strong wind। देखो हमने कंडीशन देख ली कि क्राउडिंग होगा तो SN2 के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देख लिया, वॉल्डेन इन्वर्जन। पहले हमने सीखा था पेंटावैलेंट कार्बन, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जा रही है वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तो SN1 SN2 में सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों रहता है वो देखना जरूरी है। सॉल्वेंट की बात करें, SN1 SN2 में सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर। अगर सॉल्वेंट पोलर नहीं है तो SN2 को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, सॉल्वेंट होना चाहिए अप्रोटिक, मतलब प्रोटॉन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। तो सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एंड अप्रोटिक। अभी पोलर का इंपॉर्टेंस क्या है? पोलर का इंपॉर्टेंस है, पोलर हेल्प, पोलर क्या करता है? पोलर का काम है हेल्प इन पोलराइजिंग। ऐसा होता है ना, जो झगड़ा करने वाले लोग होते हैं तो झगड़ा करने वाले लोग दूसरे को झगड़ा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर सॉल्वेंट पोलर होता है तो अल्काइल हैलाइड को पोलराइज कर देता है। हेल्प इन पोलराइजिंग अल्काइल हैलाइड CX बॉन्ड एंड हेंस पोलराइज होगा तो ही ब्रेक होगा। एंड हेंस इन ब्रेकिंग CX बॉन्ड। ये तो हो गया रोल ऑफ पोलर सॉल्वेंट के पोलर होने का। अब अप्रोटिक होने का रोल क्या है? इट विल नॉट स्टेबलाइज X नेगेटिव फॉर्म्ड। वैसे फॉर्म तो होता नहीं है, अगर फॉर्म हुआ तो इफ एनी, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये पोलर होना चाहिए जिससे ये CX बॉन्ड को पोलराइज कर दे, और दूसरा इसमें प्रोटॉन नहीं मिलने चाहिए। अगर प्रोटॉन मिलेगा तो CX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पोलराइज तो करना है लेकिन ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। ब्रेकिंग CX बॉन्ड आफ्टर formation of and hence facilitating अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पोलराइज करेगा तो ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो पाएगा। अब एग्जांपल देख लें, एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट देख लें। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अब सल्फोक्साइड क्या होता है? सल्फर में ऑक्सीजन। अब डाइमिथाइल, ये तो क्लियर हो गया, 2 मिथाइल लगा दिया तो ये हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये क्या है? अब इसका अलग अलग से देख लें, ठीक है। ये क्या है? सल्फोक्साइड। फिर बाकी तो डाइमिथाइल लगा हुआ है तो
वो अपने को क्लियर ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है DMF, फार्मामाइड, C डबल बॉन्ड O, NH, ये हो गया फॉर्मामाइड। अब फॉर्मामाइड में H को हटा के हम रख दे वहाँ पे मिथाइल, ठीक है। फॉर्मामाइड में NH के H को हटा के रख दे मिथाइल, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। तो HC डबल बॉन्ड O N CH3 तो ये हो गया DMF। डाइमिथाइल फार्मामाइड। और ये क्या है, ये है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो हम सॉल्वेंट को देख के मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN1 है कि SN2 है। DMSO DMF कभी भी SN1 में यूज़ नहीं हो सकते, ये हमेशा SN2 में यूज़ होते हैं। तो इतना इनफ था SN2 के लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। चलिए तो लेट स्टार्ट। SN1 में क्या होता है, अच्छा एक को डन, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं SN1 की। तो SN1 होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। इन शॉर्ट व्हाट इज SN1। तो SN1 में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो आप, तो CH3C CH3 CH3X, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ CH3 C CH3 CH3, तो ये है टेट्राहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल। और ये कैसा है, एकदम क्लियर है, दिख रहा है साफ साफ। कौन सा, यह है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल और सभी के सभी एक ही प्लेन पे हैं, तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, सही है। अच्छा, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो उसको शेयर करना है, ठीक है। जूम क्लास होती है उसमें शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, अपनी बातें रखनी है। तो ये 2 वे ट्रैफिक हो जाएगा, आप भी बोलो मैं भी बोलूँ, ऐसे तो 1 वे हो जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी। तो चलो, तो ये बन गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन ये तो क्लियर है, sp2 हो जाएगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कार्बोकेटायन बनने के बाद, कार्बोकेटायन बनने के बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। OH- क्या है, OH- क्या है यहाँ पे, OH- है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो ये अब पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है तो रिपल्सन तो इसको इक्वल मिलने वाला है, चाहे ये अबव द प्लेन अटैक करे या कि फिर ये अबव प्लेन अटैक ना करके बिलो प्लेन अटैक करे। ये ब्लैक वाला क्या है, अटैक बिलो प्लेन, अटैक फ्रॉम बिलो प्लेन। रेड वाला क्या है, अटैक फ्रॉम अबव प्लेन, अटैक फ्रॉम अबव प्लेन।
तो क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये प्लेन पे रखा हुआ है, तो चाहे अबव द प्लेन अटैक करे OH माइनस, चाहे बिलो द प्लेन अटैक करे, इसको जो रिपल्सन होगा ये CH बॉन्ड से, रिपल्सन फ्रॉम CH बॉन्ड, इस बॉन्ड से जो रिपल्सन होगा वो इक्वल होगा, चाहे ये अबव प्लेन अटैक करे चाहे बिलो प्लेन अटैक करे। तो इसमें 50-50 ही होगा, 50% अटैक फ्रॉम अबव एंड 50% अटैक फ्रॉम बिलो, राइट। तो 50% अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एंड 50% अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन। तो अब ये जो यहाँ पे X नेगेटिव अलग हुआ है, इसको बड़ी तकलीफ़ है, इसको बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो अलग हुआ है ये वापस यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, जो X माइनस अलग हुआ है अभी, तो वो वापस से जाके अटैक कर सकता है इस पे। अब अटैक ना करे, टू प्रिवेंट अटैक, X minus must be stabilized and that is done by H+। तो ये SN1 की सबसे बड़ी पहचान है। SN1 की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो हैलाइड आयन अलग हुआ है तो वो हैलाइड आयन वापस से जाके कार्बोकेटायन पे अटैक क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव है, हैलाइड पे नेगेटिव है, तो बिल्कुल जाके अटैक करेगा। जैसे ही अलग होगा वापस जाके जुड़ जाएगा, लेकिन वापस जाके जुड़ने का टाइम ही नहीं देना है उसको। जैसे ही अलग हुआ H+ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो H+ क्या करेगा, इतनी फास्ट स्पीड होती है, H+ दौड़ता नहीं है, उड़ता है, ठीक है, इतना फास्ट भागता है, जंप करता है सोल्यूशन में H+। तो H+ के चलते X नेगेटिव को मौका ही नहीं मिलता है कि C+ में जाके वो वापस अटैच हो पाए। जैसे ही लगा हुआ तुरंत उसको H+ घेर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि H+, तो अब ये ध्यान रखना है अपने को कि SN1 के लिए, अब एकदम मेन पॉइंट, SN1 की पहचान कैसी होती है, हाउ टू, SN2 की तो हमने देख ली थी कि पोलर प्रोटिक होना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ इट इज SN1, ठीक है, कैसे इसकी पहचान हो जाएगी। तो बस अभी डिस्कस किया, एकदम वही रास्ता है पहचान करने का। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि SN1 की पहचान कैसे होगी। तो वो पहचान होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपको रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख गया तो आपको एकदम बिंदास, विदाउट एनी टेंशन, उसको SN1 मान लेना है। पोलर क्या करेगा, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो क्या फ़ायदा होगा, पोलराइजेस, ये तो अभी ऊपर डिस्कस किया, पोलराइजेस एंड हेंस facilitates breaking of CX bond। और प्रोटिक होने का क्या फ़ायदा है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, अभी देखा हमने, ग्रीन से लिखा था ना उसको, स्टेबलाइजेस X- produced by forming HX।
ये फायदे हो गए जोरदार, है ना। तो पोलर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सॉल्वेंट प्रोटिक होना चाहिए। तो जैसे ही आपको समझ में आता है कि सॉल्वेंट इज पोलर एंड प्रोटिक, बिंदास आपको असाइनमेंट उसको बोल देना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल्स, सबसे अच्छा हो गया H2O हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H2O पोलर भी है और H2O प्रोटिक भी है, ठीक है। तो ये हो गया वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट। फिर दूसरे कंडीशंस, तो कुछ फीचर्स नोट करने जैसे हैं, जैसे कि अभी इम्पोर्टेंट फीचर्स एक समराइज कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ SN1, ठीक। पहला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक चीज़ इसमें डिस्कस कर लें तो फिर ये पूरा हो जाए ये लेक्चर। इसको SN1 क्यों कहते हैं? तो हमने डिस्कस किया है इसके पहले के लेक्चर में कि जो सबसे स्लो रिएक्शन होती है, जो स्टेप सबसे स्लो होता है, उसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब फिर हमने ये भी सीखा था कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो हमेशा जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है। इसमें साफ साफ दिख रहा है अपने को, ये वाला जो स्टेप है ये पहला स्टेप है, डन, ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप 1 में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरा क्वेश्चन, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? फर्स्ट ऑर्डर इसलिए है कि हमने डिस्कस किया था कि रेट लॉ में उसी रिएक्टेंट को लिखते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप में एज अ रिएक्टेंट होता है। तो इसमें स्लोएस्ट स्टेप में एज अ रिएक्टेंट कौन है? एक ही मॉलिक्यूल है, अल्काइल हैलाइड। क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये हमारा लास्ट फीचर हो गया, इस लेक्चर का लास्ट फीचर कह सकते हैं। स्लोएस्ट स्टेप हैज only one reactant molecule, so it is SN1। तो देखते हैं इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। एक ही चीज़ थी इसमें, तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हमने SN2 का रिवाइज किया। वॉल्डेन इन्वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वॉल्डेन इन्वर्जन सीखा हमने इसमें। और कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट होगा वो सब देखा हमने। SN2 के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, SN1 के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। हमने फिर SN1 स्टार्ट किया, यहाँ से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए ये स्लो होती है। और कौन से सॉल्वेंट, कौन से फीचर्स, ये सारी बातें सीखी हमने। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।